तो चलो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या क्या देखने वाले हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसका फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये पहला यूनिट है। 16 मार्क के लिए बच्चों ये कंपलसरी आपको यूनिट आता। मेरा लास्ट लेक्चर आपने देखा था, उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से पेपर पैटर्न है, किस तरह से सिलेबस है और किस तरह से इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको बता दूं 5 सब चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 एक यूनिट में है, जिसको 1.1 1.2। तो इसमें हम देखने वाले हैं आज बच्चों पहला 1.1 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किन लोगों ने दी थी, कौन थे वो बंदे जिन्होंने बताया था डेफिनेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स की। तो आज हम देखने वाले 1.1 हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर क्या दिया था बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर यानी स्वरूप, भैया इकोनॉमिक्स का स्वरूप क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये आज हमें हमें देखना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। बच्चों इसको सोशल साइंस की एक ब्रांच बोलेगी। क्यों सोशल साइंस की एक ब्रांच बोलेगी? बिकॉज ये टोटली काय के ऊपर डिपेंड करता है, तो सोसाइटी के ऊपर है। क्योंकि सोशल साइंस की एक ब्रांच बोले गया इकोनॉमिक्स, यानी अगर सोशल साइंस एक ट्री है तो उसकी एक ब्रांच, ब्रांच यानी एक शाखा, तो वो क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स है। ऐसा इन्होंने बताया। इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने बताया हम वो लोगों की स्टडी करते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, यानी इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करने वाले हैं। इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो आप डेली ट्रांजेक्शन में क्या करते हो, काम क्या करते हो, कैसे जाते हो जॉब पे, ऑफिस से आते हो, ऑफिस पे जाते हो, ये सब चीजें जो भी आपकी डेली रूटीन की जो भी चीजें हैं, आप वो किस तरह से परफॉर्म करते हो, ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? चाहे आप पैसा कमा रहे हो, पैसे कमाने के लिए, बट ऑब्वियसली इनकम कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इसी को इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेगा, इकोनॉमिक, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी को कहा जाता है। आगे देखो उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, इकोनॉमिक इज अ ह्यूमन साइंस। ह्यूमन यानी अर्थशास्त्र तो है, लेकिन साथ ही साथ ये मानव शास्त्र भी है। इट इज ऑल्सो काइंड्स ऑफ एक्टिविटी रिलीजियस पॉलिटिकलिटी से। अब इसके अंदर कौन से काइंड्स की एक्टिविटीज कंसिडर की जाती है? रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, ये सभी एक्टिविटीज को इसमें ध्यान में दिया। वो सोसाइटी में क्या करता बंदा, कैसे रहता, समाज में कैसे चाली रहती, कैसे रिलीजियस कैसा है उसका, वो क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, काय के लिए बिजनेस करता है, अर्न करता है, प्रॉफिट कमाता है, फिर वो पैसा कैसे सेव करता है, स्पेंड करता है, ये सभी चीजें उसमें इकोनॉमिक्स के अंदर आती है देखने में। साथ ही साथ उन्होंने दिया इट स्टडी ओनली द एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर कंसर्न विद द वेल्थ। उन्होंने बताया इसके अंदर हम बोलते हैं इट स्टडी ओनली द एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर कंसर्न विद वेल्थ। बच्चों ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों को जिनका एमकॉम एमबीए वगैरह हुआ है, आज भी आप उनको पूछो इकोनॉमिक्स से कौन से इंसान की स्टडी करता, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं आज भी उनको लगता है कि सिर्फ इंसानों की स्टडी करता, बट दे डोंट नो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले इंसानों की, या फिर जो इंसान वेल्थ से कंसर्न है। यानी उन्होंने बताया एक्टिविटी ऑफ मैन विच आर कंसर्न विद वेल्थ, यानी पैसा कमाने के लिए या प्रॉपर्टी एसेट संपत्ति कमाने के लिए जो इंसान काम कर रहा, मेहनत कर रहा, वो इंसान की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर होती। फिर इसके अंदर कौन सी चीज नहीं होती? इसके अंदर वो चीजें नहीं होती जो ब्रह्म, एक आधे साधु संत है, एक आधा जाके बैठ गया कहीं पे जंगल में, या फिर आप पकड़ लो हिमालय में बैठ गए और वो साधु संत बेचारे पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी होगा वो वहां पे कर रहे हैं, फिर उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर होती है क्या? नहीं, उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं होती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक लोग होते हैं बच्चों। उनको पैसे में मोह माया नहीं होती है, उनका जो वांट होता है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है, वांटलेस होते हैं बच्चों वो लोग। और उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स में नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या बताया, इट स्टडीज ओनली द एक्टिविटी ऑफ मैन। इसके अंदर वो इंसानों की एक्टिविटी स्टडी होती है विच आर कंसर्न विथ वेल्थ। अब बच्चों साधु संत लोग कभी वेल्थ के लिए नहीं देखते, उनको कुछ लेना देना नहीं, 2 टाइम का खाना मिल गया वो भी कोई देता है खुद होके, तो मांगते भी नहीं है बच्चों वो लोग इतने, वो एकदम बस उनकी तपस्या, उनके जाप मंत्र जो भी चीजें होगी वो, उनकी स्टडी फिर इसमें नहीं होती है। अब फिर वो भी, और ऐसे भी कुछ इंसान है बच्चों जिनकी स्टडी इकोनॉमिक्स में होती है, जो जंगल में रहते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स, कुछ जंगल में रहते हैं, अफ्रेड जिसको आप बोल सकते हो, जंगल में रहते हैं, उसके बाद में वहीं से खाना लाते हैं, वहीं से जंगल की जो भी चीजें होती है, नदी से पानी पियेंगे, उसके बाद में जंगल के फल फ्रूट्स वगैरह, उनको पैसे का कुछ लेना देना नहीं, झोपड़ी बना के शेल्टर बना के रहते होंगे, तो वहां पे उनको पैसे नहीं लेना देना, नहीं मोबाइल, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको बता दूं एक एमपी में था बच्चों, एमपी में आप जाते हो मध्य प्रदेश में, तो वहां पे छिंदवाड़ा के पहले एक नीचे पाताल लोक करके कोई एक गांव है,
आपको बता दूं अभी 2007 की 2000 में उसको लोगों को पता चला कि ये गांव है और उनको पता चला दुनिया है। यस, आप बोलोगे सर कुछ भी बात करें, हाँ वो जमीन से इतना अंदर है, पाताल लोक टाइप गांव का नाम ही सुन लो, पाताल यानी डीप में। तो वो लोगों का फिर उधर निर्वाह, वहां पे सूरज की धूप भी बड़ी मुश्किल से आती है, इतना अंदर है वो गांव कहीं तो भी। तो बच्चों वो लोग रहते हैं, उनके बढ़िया परवरिश है, वो लोग भी कपड़े वगैरह सब चीजें सब ओके है, वैसा जैसे आज हम लोग जैसे रहते नॉर्मल। बट उनको टीवी नहीं पता क्या है, मोबाइल नहीं पता बच्चों उनको क्या है। तो ऐसे बहुत जगह ऐसी चीजें हैं। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया कि भैया इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम किसकी स्टडी करेंगे, इंसान के एक्टिविटी की करेंगे। बट कौन से एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, एक्टिविटी सब टाइप की करता है इंसान, बट वो एक्टिविटी की करेंगे जो कंसर्न कैसे होंगी, वेल्थ से होंगी, जो कंसर्न कैसे होंगी पैसा कमाने से होंगी, जो कंसर्न कैसे होंगी टू अर्न इनकम। ऐसे लोगों की ही स्टडी हम काय में करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस में बताया हुआ है। चलिए उसके बाद में आगे क्या दिया उन्होंने, उन्होंने दिया आगे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बच्चों देखो यही तो हमारा पहला यूनिट था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 1. वो हमारा स्टार्ट हुआ। और जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है वो क्या है, देखो अगर आप देखते हो तो पहली डेफिनेशन क्या है बच्चों, हाँ फर्स्ट डेफिनेशन देखो आप किसने दिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के बारे में हमने किसने बताया हमें, तो द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में बच्चों डेफिनेशन दी हुई है। पहली है वेल्थ डेफिनेशन। अब वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया, वेल्थ डेफिनेशन को संपत्तीची व्याख्या बोलते हैं, समझ लिया करो अच्छे से, भले मैं मराठी हिंदी में बोलता हूँ बट ये आपको समझ में आए वो रीजन से मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन, संपत्ति की व्याख्या या संपत्ति की व्याख्या डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं, किन्होंने दी बेटा ये, अरे बट ओबियसली यार इनका तो नाम ही अपने आप में एक महान नाम है, जिनका नाम है एडम स्मिथ। अब ये कौन थे एडम स्मिथ, ये ऐसा इंसान था बेटा जिन्होंने सर्वे किया, लोगों को देखा, लोगों को अलग अलग जगह खड़े रहे, इन्होंने स्टडी किया लोगों पे, अलग अलग लोगों को देखा प्रैक्टिकली कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग देखा उन्होंने कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सब मेहनत काय के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। और तब उन्होंने देखा कि यार ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक इकोनॉमिक ये साइंस होता है, इकोनॉमिक साइंस यानी आर्थिक साइंस, और आर्थिक साइंस को उन्होंने दोनों को कंबाइन मैच कर दिया। तो साइंस का मतलब होता है शास्त्र, आर्थिक का मतलब हो गया आर्थिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आर्थिक शास्त्र से ओरिजिन हुआ अर्थशास्त्र। समझ में आया। तो फिर उनको एडम स्मिथ ने बोल दिया भैया इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स। किसने बताया, एडम स्मिथ। तो इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को इसलिए बोले जाता है बच्चों, क्योंकि इकोनॉमिक्स दुनिया में इंट्रोड्यूस करने वाले कोई होंगे तो वो महान व्यक्ति जिनका नाम एडम स्मिथ है, जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स थे। चलो ठीक है। तो अब देखो बच्चों इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए, 16 जून 1723। चलो थोड़ा सा मेरे से कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, बट थोड़ा आगे पीछे मैच हुआ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 16 जून है, मेरी 17 जून है। समझा क्या, 16 जून 1723 है, तो 17, चलो मेरा 17 आ गया उसमें, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए बेटा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 16 जून 1723, और ये दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने 1790, 1790 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तो अगर देखते हो तो ये इनके लाइफ के जो भी ईयर्स इन्होंने स्पेंड किया, लेकिन इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, दुनिया को बहुत कुछ देखे गए। और आज देखो 1723 में जब उनका जन्म हुआ था, वो टाइम से लेके बेटा आज कितने साल हो रहे हैं, आज नहीं बोले तो 300-400 साल पहले, वो आज 300 350 साल पहले उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, और वो बुक में इकोनॉमिक्स बताया कि इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। आज 300 350 साल बाद आज आप और मैं यहाँ बैठ के आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसी को बोलते बेटा आविष्कार। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो टाइम पे खोज किया, इकोनॉमिक सब्जेक्ट निकाला, और आज आप और मैं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन थी। तो मुझे तो भी लगता है कि अगर ऐसे महान इंसान थे तो हमें पता होना चाहिए वो महान इंसान कौन है। तो आपको पता है इनकी फोटोज वगैरह आपने देखी, तो चलो अभी हम देखते हैं कि इनकी फोटोज क्या होती है, कौन थे ये महान इंसान। तो तो देखो ये थी इनकी फोटोज, ये थे एडम स्मिथ। कौन थे बच्चों ये, एडम स्मिथ थे, जिन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाता है। देखो क्या पर्सनालिटी थी उनकी, क्या हेयर स्टाइल थी, कितने बेहतरीन। एक उनके चेहरे पे से देखो, एक चेहरा कितना उनका ग्लो कर रहा था बेटा। देखो ऐसे ये होते हैं कुछ जो दुनिया में आते हैं ना बेटा, कुछ स्पेशल लोग होते हैं, तो ये कुछ अलग ही होता है। देखो उनका, आपने कहीं ये फोटो अभी मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा तो कहीं आपने, मेरे ख्याल से मैंने तो भी कोई डॉलर पे कहीं तो भी इनका फोटो देखे हुआ हो। ये देखो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला है ना, तो ये हाँ जो मैंने अभी जूम किया बच्चों, ये कहीं तो भी एक पहले मेरे ख्याल से वहां पे यूज होता था ये।
देखो ये एडम स्मिथ थे, देखो इनके नाम से करेंसी भी यहाँ पे दिख ले आप, 50 पाउंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये करेंसी भी इनके नाम से शायद थी। ओके, डॉलर करेंसी, बट ओबियसली यार इतना महान इंसान था तो होना तो चाहिए, जिन्होंने इकोनॉमिक्स बताया, दुनिया को बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। तो ये कौन थे बच्चों, ये हमने देखा एडम स्मिथ थे। अब हम हमारे टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं, और हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, इकोनॉमिक्स में हमने पहले देखा एडम स्मिथ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 16 जून 1723, और वो दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने 1790 में। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी बेटा, ये कौन सी डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी वेल्थ, वेल्थ यानी संपत्ति। चलो इनके डेफिनेशन के बाद में सेकंड पार्ट आता है वेलफेयर डेफिनेशन। फिर वेलफेयर डेफिनेशन किन्होंने बताई हमें, तो वेलफेयर डेफिनेशन यानी वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी व्याख्या। कल्याणकारी बोले तो लोगों का कल्याण होना चाहिए भैया। पहले डेफिनेशन में बताया वेल्थ होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, वेल्थ आना चाहिए, समझा गया। दूसरे उसमें उन्होंने क्या बताया भैया, वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का कल्याण भी तो होना चाहिए ना, यस और नो। लोगों का कल्याण होगा, कैसे होगा, लेकिन वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट वेलफेयर डेफिनेशन है। और डॉक्टर मार्शल ने बच्चों ये डेफिनेशन दी, और ये डॉक्टर मार्शल की डेट ऑफ बर्थ जो थी 26 जुलाई 1842, 26 जुलाई 1842 में दुनिया में आए थे, टू 13 जुलाई 1924। बच्चों देखो फिर से इसमें थोड़ा सा अगर आप देखो इनके डेट ऑफ बर्थ में, तो 26 जुलाई, यहाँ पे 13 जुलाई, जुलाई जुलाई मैच हो रहा, 26 13 13 टू 26, देखो वो भी, तो ये चीजें होती है। वहां पे देखो लास्ट में 42, यहाँ पे 24 है। तो यही होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो महान व्यक्ति होते हैं उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग ही होता है बेटा। तो ये थे मार्शल, जिन्होंने बताया लोगों को, क्या बताया मार्शल ने लोगों को, उन्होंने बताया कि भैया वेलफेयर भी कोई चीज होती है, लोगों का कल्याण भी होना चाहिए। फिर अब ये जो मार्शल है बच्चों, ये कैसे दिखते होंगे, वो टाइम पे मार्शल अगर हम देखोगे तो मार्शल के बारे में अगर आप देखते हो, तो जो मार्शल थे वो इस तरह से दिखते थे। अल्फ्रेड मार्शल इनका नाम था। ये कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल। देखो क्या पर्सनैलिटी थी, क्या दिखने में लुक था उनका। ये बोलते हैं ना बेटा, ये जो लोग होते हैं ये बहुत अलग होते हैं, जिन्होंने दुनिया को कुछ किया। और बताओ क्या आपको रियल बताता है, ये दुनिया को कुछ दे के जाते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कुछ देने की सोचो, लेने की मत सोचो। हमेशा ऐसा कुछ करो, ऐसी स्टडी करो, ऐसा कुछ बन जाओ लाइफ में कि देखते रह जाओ। तो ये कौन थे बेटा, ये थे अल्फ्रेड मार्शल। तो चलो आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे फिर से। अब जो थर्ड वाली डेफिनेशन है वो किसके, स्कार्सिटी डेफिनेशन, किसके बेटा, स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, स्कार्सिटी, अब देखो पहला तो था वेल्थ यानी संपत्ति, दूसरा क्या था स्कार्सिटी, तीसरा सॉरी सेकंड क्या था वेलफेयर, तीसरा क्या आ गया स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्मिळता, है ना। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन अब ये किन्होंने दी, तो ये महान जो व्यक्ति थे मिस्टर लियोनेल चार्ल्स, उनके पापा का नाम चार्ल्स था बच्चों, चार्ल्स रॉबिन्स, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 22 नवंबर 1898 टू 15 मई 1984 बच्चों, जस्ट 84, अभी 1984, मेरे बर्थ के एक साल पहले, 15 मई, एक साल पहले, एक 25-26 दिन पहले, आपको बताऊं देखो, यानी अभी तक थे, यानी सोचो आप। स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दिए थे, जिनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1898 में, और ये अभी तक थे 1984 तक बच्चों, ये थे, बहुत बड़ी बात है ये। और इन्होंने जो डेफिनेशन बताई, ये बताई स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बता दूं, दुर्मिळता। दुर्मिळता यानी इनका मानना ये था कि भैया चीजें ये कम है, दुर्मिळ है, जितनी लोगों को चाहिए उतने पैमाने पे वो चीजें नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जब उनको चीजें मिल जाएंगी तो उनका वेलफेयर होगा। तो बढ़िया से डेफिनेशन थी बच्चों इनकी भी। अब देखो आगे क्या दिया, फ्रॉम द अबव मीनिंग। अब फिर यार ये तो गलत हो जाएगा कि अगर हम एडम स्मिथ की फोटो अभी हमने देखे, उसके बाद में हमने मार्शल की फोटो अभी यहाँ पे देखे, और अगर हम किनके फोटो ना देखे, रॉबिन्स की ना देखे, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये थे रॉबिन्स। कौन थे बच्चों, ये रॉबिन्स थे, जिन्होंने, और ये अभी गए 1984 में, 15 में 1984 में, बहुत बड़ी बात है यार। ये थे रॉबिन, जिन्होंने, और आपको एक चीज बता दूं बच्चों, दुनिया में आज भी रॉबिन्स के डेफिनेशन सब में अच्छे डेफिनेशन माने जाती है। किनके डेफिनेशन सब में बेस्ट डेफिनेशन माने जाते हैं, रॉबिन्स की। तो ये थे रॉबिन्स थे बच्चों, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, आज भी दुनिया में सब में अच्छी डेफिनेशन के तौर पे अगर किसी को माने जाता है तो वो कौन है, रॉबिन्स है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम।
तो इस तरह से आज हमने तीन इकोनॉमिक्स देखे, और जो तीन इकोनॉमिक्स थे बच्चों, उन्होंने पहले डेफिनेशन दी थी वेल्थ डेफिनेशन, जो कौन थे, एडम स्मिथ थे। दूसरी जो डेफिनेशन आई थी वो डॉक्टर मार्शल की तरफ से आई थी, वो थी वेलफेयर डेफिनेशन। और तीसरी जो थी स्कार्सिटी डेफिनेशन, जो प्रोफेसर चार्ल्स रॉबिन्स, लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स ने दी। और बता दूं तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा था। तो तीनों के डेफिनेशन भी अभी हमने देखने वाले हैं वन बाय वन। अभी यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ देखी, और ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आने के चांसेस होते हैं। या फिर क्या पूछेगा वो कि एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड डेफिनेशन दी। या फिर वो मल्टी एमसीक्यूज में पूछेगा मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन काय पे बेस्ड थी, तो वेलफेयर पे थी। रॉबिन्स की काय पे बेस्ड थी, तो स्कार्सिटी पे थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखने वाले वन बाय वन, ये जो ऑथर्स थे इन्होंने क्या क्या बताया, ये देखने वाले हम वन बाय वन। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, राइट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने बताया भैया आपको डेफिनेशन राइट यानी लिखना है, किसका डेफिनेशन लिखना है, लेकिन एडम स्मिथ की, और साथ ही साथ एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिक्स, कि उनके डेफिनेशन की वैशिष्ट्य क्या थी और किन लोगों ने उसको क्रिटिक्स किया यानी टीका किया। ये आपको बताना 8 मार्क के लिए दिसंबर 2018 के पेपर में बच्चों आके गया था। और 4 मार्क के लिए क्वेश्चन कैसे आता है उसके नीचे दिया हुआ है बच्चों, और वो क्वेश्चन किस तरह से आता है देखो वहां पे उन्होंने दिया, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। उन्होंने बताया वो एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, की एडम स्मिथ की डेफिनेशन कौन सी है वो बताओ। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया है, यानी ये वाले दिसंबर, यानी अभी जो आपका आने वाला दिसंबर है 2020, यानी ये जिसके एग्जाम भले कभी भी आओ, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100%। देखो दिसंबर 18 में आया, दिसंबर 19 में आया, तो दिसंबर 20 में आने के चांसेस रहेंगे रहेंगे। चलो ठीक है, अब ये हम देखने वाले हैं वेल्थ डेफिनेशन। बट ओबियसली बच्चों उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो कौन सी दी थी, वेल्थ डेफिनेशन दी थी। और वो डेफिनेशन में उन्होंने क्या बताया, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। बच्चों अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ये जो एडम स्मिथ थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये थे ब्रिटिश के। ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बात है, सलूट करना चाहिए इनको, बिकॉज ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, इकोनॉमिक्स के ये जनक बोले जाते हैं। इन द ईयर 1776 उन्होंने बताया, इन द ईयर 1776 1776 ये साल में ही रोट अ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक इकोनॉमिक्स की किताब लिखी, अर्थशास्त्र के ऊपर एक बुक लिखी। और वो बुक का टाइटल क्या था बच्चों, द टाइटल ऑफ हिज बुक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या था बच्चों, उनका टाइटल था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत ही बढ़िया टाइटल था इनके बुक का। और वो जो बुक का टाइटल था, वो बुक इन्होंने कब लिखी बच्चों, 1776 1700 शायद 1776 में लिखी, 1776 में। और आपको बता दूं 1723 में इनका जन्म हुआ था, यानी अपने साल से जब वो हुए वहां से कितने साल पहले उन्होंने किताब लिखी वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब इनका डेफिनेशन क्या है बच्चों, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि इनके डेफिनेशन क्या थी, तो इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। वो बोलते इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा विषय है, कंसर्न विथ, जो कंसर्न है कैसे तो भी रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, कि भैया नेचर में हम इंक्वायरीज करते, देखते कहाँ पे पैसा आ सकता, क्या कर सकते, कैसे नहीं, एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और ऐसे कौन से कारण है जो हमारे नेशन की वेल्थ बना सकते हैं। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अगर आप देखोगे तो ये तो होगा उनका टाइटल। देखो बच्चों ऊपर वही टाइटल है, देखो डेफिनेशन लर्न करने की टेक्निक होती है, ठीक है। और अभी हमें साथ में लर्न करना है डेफिनेशन, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको भी लर्न करना है, मुझे भी लर्न करना है। और वो देखो अगर ये इसका हिंट कैसे रखना है, हमारा टाइटल देखो अभी मैंने जो सिलेक्ट किया ऊपर, वो क्या है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये तो टाइटल उनके बुक का था, उन्होंने वो टाइटल को एज इट इज लिया, सिर्फ उसके सामने उनके डेफिनेशन में उन्होंने क्या ज्वाइन किया बच्चों, देखो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ, बस ये कंसर्न विथ तक आपको लर्न करना है, बाकी तो टाइटल बोल देना है, उसका डेफिनेशन कंप्लीट। यानी इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोलना है आपको, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको यहाँ पे बोलना है, समझ में आया। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको सिर्फ 5 टाइम्स बोलना है। अगर आप 5 टाइम्स बोलते हो ना बच्चों, तो गारंटी देता हूँ डेफिनेशन लर्न होती है, मैं गारंटी देता हूँ डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी। 5 टाइम्स आपको बोलना है, यानी बोलना है। और ये अगर आप 5 टाइम्स बोलोगे, मैं गारंटी देता हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर आपकी डेफिनेशन लर्न नहीं हुई ना, तो मेरा नाम विजय केडिया नहीं बेटा। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना,
इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसकी भी एक टेक्निक होती है लेकिन लर्न करने की, ठीक है, आपने टाइटल ध्यान में रख लिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट मेरा मानना ये है, जैसे हमारी गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, हम जैसे स्पीड से गाड़ी चलाते हैं ना, वो गलत बात है, स्पीड से नहीं चलाना चाहिए, बट मेरा बोलना क्या रहा, जैसे हम गाड़ी स्पीड में, अच्छा रास्ता दिखा, खुला रास्ता, कोई गर्दी नहीं है, गाड़ी के एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाते, वैसे मेरा मानना यह है कि जब आप कोई चीज को लर्न करते तो उसमें एक स्पीड होना चाहिए। स्पीड कैसे, जैसे आप 1 2 3 लर्न करते हो, आप लर्न करते हो सोच के बोलते हो 1, फिर उसके बाद में हाँ 2 आता, 2 3, नहीं नहीं सोचते हो ना, डायरेक्ट किसने बोल दिया बेटा 1 से 10 बोल, आप डायरेक्ट बोलते हो 1 से 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सोचा फिर भी बोल दिया। वैसे मेरा बोलना है कि विदाउट सोचा आपके मुंह से डेफिनेशन निकलना चाहिए। किसने बोल दिया बता एडम स्मिथ के डेफिनेशन, 1 सेकंड में निकलना चाहिए। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्यों आया ऐसे? ये ऐसे तभी आ सकता बच्चों जब आपको लर्निंग की टेक्निक पता हो। फिर लर्न कैसे करते सर, तो देखो बताता हूं। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, गाड़ी हमारी 10 के स्पीड से चल रही, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ, कंसर्न पे थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया बच्चों, क्या आ गया स्पीड ब्रेकर, कंसर्न विथ थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया, वहां पे फिर से रुक गए। फिर अब तो यार रास्ता पूरा एकदम बढ़िया दिख रहा। एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, बच्चों यहाँ पे स्पीड होना कम से कम 120 की, डायरेक्ट एक्सीलेटर घूम बिल्कुल जुप गाड़ी जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बेटा एक स्पीड में मेंटेन होना चाहिए, एक स्पीड ऐसे होना चाहिए। और बाद में तीनों को ज्वाइन कर लो, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लर्न नहीं होता? इजीली लर्न होता। टेक्निक है, करो, हाँ आपको आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप अगर ये टेक्निक को फॉलो करोगे 100% कहता हूँ बच्चों, आपकी डेफिनेशन बेस्ट से बेस्ट लर्न होंगे। सिर्फ डेफिनेशन नहीं, कोई भी कितना भी बड़ा मैटर हो, कितना भी बड़ा पॉइंट हो, कितनी बड़ी चीज हो, आपकी विद इन सेकंड लर्न होंगी। टेक्निक का इस्तेमाल करो बच्चों। हम एजुकेटेड है लोग, एजुकेटेड दिमाग से काम लेते, टेक्निक से करो, हार्ड वर्क मत करो। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, नहीं, अरे रट्टा मार छोड़ दो। गाना आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, रट्टा मार, बट हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें रट्टा मारना है लेकिन दिमाग से मारना है। कैसे मारना है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस तरह से स्पीड रखो, 100% लर्न होगी। चलो ठीक है, आगे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू जेबी से व्हाट ही से, देखो अब देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेबी से एंड ही से व्हाट ही से, तो लिसन केयरफुली। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ। क्या बात है, इन्होंने तो सीधा बता दिया, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ट्रीट कैसे करता है? वेल्थ से करता है, संपत्ति से करता है। तो व्हाट जेबी से इकोनॉमिक्स इज द साइंस। देखो इकोनॉमिक्स इज साइंस, तो सबने बोला कि भैया ये साइंस ही है, शास्त्र है। और ये शास्त्र कैसे ट्रीट करता है? विच ट्रीट ऑफ वेल्थ, जो कैसे ट्रीट करता है? वेल्थ से करता है। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ, यहाँ पे दो पार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स इज द साइंस, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है। विच ट्रीट ऑफ वेल्थ, यहाँ पे स्पीड एकदम खींचना है स्पीड को। विच ट्रीट ऑफ वेल्थ, समझा? इस तरह से आपको लर्न करना है। तो ये दो डेफिनेशन थी। बाद में उन्होंने दिया बच्चों 10, इसीलिए अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, और हमारे एडम स्मिथ बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, की इकोनॉमिक्स संपत्ति के शास्त्र है, संपत्ति का शास्त्र है। बिकॉज एडम स्मिथ गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ देन मैन, क्योंकि उनके मुताबिक इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने वेल्थ को दी। कि भैया पैसा है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी, तो तू कैसा है सब पूछते, और तेरे पास पैसा नहीं, वेल्थ नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, तो तू कैसा है ये कोई नहीं पूछता। और ये वो जमाने में उन्होंने बताया था 1776 में, जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, तब उसमें लिखा था कि भैया इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में वेल्थ है, ऐसा उन्होंने बताया था। किन्होंने बताया था? एडम स्मिथ ने। और इसीलिए वहां पे नीचे दिया 10 अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, के एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, की भैया इकोनॉमिक्स है वेल्थ का साइंस है, संपत्तीचे शास्त्र आहे। बिकॉज क्यों है? एडम स्मिथ गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ देन मैन। समझा क्या आपको? चलो ठीक है, ये डेफिनेशन हमने देखी एडम स्मिथ की। अब अगर डेफिनेशन एडम स्मिथ की हमने देख ली तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना ही चाहिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे। चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन। क्योंकि ऊपर का अगर क्वेश्चन देखोगे बच्चों, ये 8 मार्क के लिए आया था, उसमें डेफिनेशन भी पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा था, और क्रिटिक्स भी। तो अभी हम भी वैसे ही करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन 8 मार्क के लिए दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आके गया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी देखना है बच्चों? हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है एडम स्मिथ के डेफिनेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? सोचो सर, क्या है क्या है क्या? सर हाँ, फीचर। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, राइट, यू आर राइट, वेरी गुड।
तो फीचर, फीचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, का मतलब होता है वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य का मतलब होता है उसके डेफिनेशन में, उनके डेफिनेशन में खासियत क्या थी भैया, क्या बढ़िया चीजें थी, क्या क्या बेस्ट था। और पहली बेस्ट चीज थी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने के चांसेस है, आई थिंक सो। वहां पे ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वेल्थ, ईएक्स लगा दिया उन्होंने, एक्सेग्रेटेड एम्फेसिस ऑन वेल्थ, यानी संपत्ति के ऊपर ज्यादा जोर दिया उन्होंने, इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। These wealth-centered definition give too much importance, उन्होंने बताया ये जो डेफिनेशन है इनको उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। कैसे दिया इंपॉर्टेंस, देखो बच्चों, दिस वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, देखो सेंटर्ड बोल दिया इसको, यानी एक ही केंद्र था उसका, वो क्या था, वेल्थ, बाकी कुछ नहीं था, यानी सेंट्रलाइजेशन था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, एक ही था बच्चों, वो क्या था, सेंट्रलाइजेशन। और वो सेंट्रल कहां से स्टार्ट होता, वेल्थ, कहां खत्म होता, वेल्थ। और इसलिए हम बता गिव टू इंपॉर्टेंस, टू टी डबल ओ है, टू, टू मच लिखे हुआ आगे देखो, टू मच यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने टू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, भैया पैसे कमाओ, भैया प्रॉपर्टी बनाओ, भैया असेट कमाओ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन एन इकोनॉमी, कि भैया इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर ये जरूरी है कि आपने वेल्थ अर्न करना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करना चाहिए। अरे पैसा अर्न करके रख दिया नहीं चलता, उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट से फिर पैसे से पैसा बनाओ, ये उनका कहना था। तो इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया था। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक एडम स्मिथ, जे एस मिल and JB say and other believed the economic property of any nation depend only on the accumulations of wealth। क्या बात है, देखो बहुत ही अच्छा सेंटेंस इन्होंने बताया कि उनका मानना है द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देखो ये सभी क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में आएगा द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नीचे देगा वो 4-5 इकोनॉमिक्स के नाम देगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन थे। तो पहले जो महान व्यक्ति थे वो थे एडम स्मिथ बच्चों, बाद में कौन थे, जेएस मिल, ये थे, उसके बाद में फिर कौन थे, जेबी से। ये 3 क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, और इन्होंने क्या बताया था, एंड अदर बिलीव्ड, और बाकी इनके साथ में थे, बट नाम 3 दे हुए हैं, और बाकी जो अदर देवे थे उसके बारे में इन्होंने क्या बताया, एंड अदर बिलीव द इकोनॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी नेशन, यानी कोई भी नेशन की अगर इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है तो डिपेंड ओनली ऑन, वो काय पे डिपेंड करती है बच्चों, ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अमेरिका, अमेरिका की पॉपुलेशन कुछ नहीं है इंडिया के सामने, चाइना के सामने, लेकिन जब देखो तब हर देश से धमकी देगा, कुछ बोलेगा, क्यों ऐसा, वाई। आपको बता दूं, अमेरिका की पॉपुलेशन कुछ नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी अमेरिका स्ट्रॉन्ग देश माना जाता है पूरे कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में। क्यों, बिकॉज उसके पास वेल्थ है। अमेरिका के पास इतना वेल्थ है, इतना वेल्थ है, इतना वेल्थ है, आपको बता दूं, सिर्फ मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ, उसका जो कोलसा है ना, दगड़ी कोलसा जिसको आप बोलते हो, कोल, उसके भरोसे भी अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की तो अगली 7 पुष्टि, सुन लो बच्चों अच्छे से, अगली 7 पुष्टि तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जाएंगे नहीं, इतना कोल है उनके पास। उनके पास गोल्ड है, उनके पास कोल है, उनके पास सारी चीजें हैं, क्योंकि वहां का नेचुरल रिसोर्सेस वैसा अमेरिका का। अब वो भी क्यों हुआ था उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, बट इतना बता दो, सब में रिच क्लास पर्सन, सब में रईस अगर कोई कंट्री है तो अमेरिका है। उनके पास अस्त्र शस्त्र इसी वजह से, क्योंकि आपके पास बच्चों वेल्थ है, तो ऑटोमेटिक आप अलग अलग चीजें, साइंटिस्ट लोगों पे पैसा खर्चा कर सकते हो। सॉरी। और अगर आपके पास वेल्थ वगैरह सब चीजें हैं बच्चों, तो बट ऑब्वियसली यार आप स्ट्रांग बनते हो दूसरों से, क्योंकि आपके पास उतना बैकअप पावर, सारे पावर, सब चीजें होती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अदर बिलीव दैट द इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, कि आर्थिक अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफ एनी नेशन, कोई भी देश की, डिपेंड ओनली ऑन, वो सिर्फ काय पे डिपेंड करती है बच्चों, द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अरे हम भी तो एक जमाने में यार रईस हुआ करते थे, हमारे इंडिया को भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश आए, लूट के चले गए। चलो ठीक है। बाद में दिया उन्होंने इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, क्या बताया वहां पे बच्चों, देखो वहां पे, दिस डेफिनेशन शो दैट द इकोनॉमिक आल्सो डील्स विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो, देखो वहां पे थोड़ा सा इंक्वायरी का बेटा वर्ड करेक्ट कर लो, ये क्या होता है थोड़ा सा कभी कभी है ना, वो स्पेलिंग एंड ये रहता है ना, तो वहां पे ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप
वर्ड में कोई फाइल में अगर आप स्पेलिंग करेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक कुछ ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश अलग होती है, इंग्लैंड ब्रिटिश, ठीक है। चलो ठीक है, वो हिसाब से वहाँ पे करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना सभी बच्चों ने। तो क्या दिया, इंक्वायरी इनटू द क्रिएशंस ऑफ वेल्थ, इंक्वायरी इनटू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि भाई वेल्थ कैसे क्रिएट होती है उसकी इंक्वायरी। दिस डेफिनेशन शो दैट, ये डेफिनेशन बताती है, क्या बताती है बच्चों? This definition show that economics also deals with an inquiry into the causes behind the creation of wealth, कि ये सिर्फ वेल्थ कमाना है इतना ही नहीं बोलती है, वेल्थ कमाने के पीछे क्या क्या चीजें है, क्या क्या कारण है, वेल्थ को किस तरह से अर्न किए जाते हैं, उसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, उस बिहाइंड बोला, कॉजेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो उसके पीछे के कॉजेस क्या है भैया, क्यों वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, ये उन्होंने बता दिया। For example, wealth of nation may be increased though rising the level of production and exports। उन्होंने बताया कि अगर नेशन की वेल्थ आज क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आज के डेट में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट ऑब्वियसली बच्चों देखो, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब लोगों को क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा, लोगों को इनकम अर्न होंगी, इनकम अर्न होंगी तो कहीं ना कहीं लोग पैसा खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट की एनुअल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेंगी, और अगर नेशनल इनकम बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट बहुत सारे जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा कर सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम होगा, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो क्या हो जाएगा, लोग परचेसिंग पावर कम हो जाएंगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएंगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस रेवेन्यू जो जाता है वो नहीं जाएगा, और इसका रीजन ये हो जाएगा, हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कम हो जाएंगी, उसको जो मिलने वाली नेशनल इनकम है वो कम हो जाएंगी, फिर उनको बेसिक नेसेसिटी पे ही पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे उन्होंने बता दिया, क्या बता दिया, कि उन्होंने बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन में भी, उन्होंने बताया मे बी इंक्रीज दो राइजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, अगर कहीं पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बच्चों, जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बाहर की करेंसी आ रही, जो चीज हम 10 रुपए में यहाँ पे बेचते हैं हमारे लोकल कंट्री में, वो अगर हम फॉरेन कंट्री में बेचते तो बड़े ऑब्वियसली महंगा बेचते हैं, और उसमें आपको बता दूं अगर हम महंगा बेचेंगे तो वहां से अन अच्छा करेंगे, और वहां की फॉरेन करेंसी हमारे आएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारी डेवलपमेंट और ज्यादा फास्ट होगी। आगे थर्ड नंबर का पॉइंट उन्होंने क्या दिया, तो थर्ड नंबर का पॉइंट यहां पे दिया, अ स्टडी ऑन द नेचर ऑफ वेल्थ। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है बच्चों, अ स्टडी ऑन द नेचर ऑफ वेल्थ, कि इसमें क्या की स्टडी की जाती है, नेचर ऑफ वेल्थ की। दिस डेफिनेशन हैव इंडिकेटेड दैट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी उन्होंने बताया, ये डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है बच्चों, देखो तो ये डेफिनेशन में उन्होंने बताया, these definition have indicate that wealth of nation included only material goods, example different manufacturing atom, non material goods were not included। उन्होंने बताया भैया हमारे डेफिनेशन के अंदर वो गुड्स इंक्लूडेड होते हैं जो मटेरियलाइज गुड्स होते हैं, और ओनली मटेरियल गुड्स उन्होंने बताया जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एटम होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई उत्पादन प्रोडक्शन लेने के लिए जितने भी मटेरियल लगते हैं वो ही इसमें इंक्लूड होते हैं, बाकी जो नॉन मटेरियल गुड्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। हेंस नॉन मटेरियल गुड्स लाइक सर्विस ऑफ टीचर, अरे यार, डॉक्टर एंड इंजीनियर इटीसी आर नॉट कंसिडर एज अ वेल्थ। देखो इनका मानना है कि भैया टीचर जो सर्विस दे रहा है, आपको सिखा रहा हूं मैं, कोरोना में भी इतना ये है फिर भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो नॉन मटेरियल में आता है और वो हम नेचर ऑफ वेल्थ में नहीं लेते हैं, डॉक्टर को नेचर ऑफ वेल्थ में नहीं लेते, इंजीनियर्स को वेल्थ ऑफ नेचर में नहीं लेते, आर नॉट कंसिडर एज अ वेल्थ, लेकिन इनको वेल्थ में कंसिडर नहीं करते, ऐसा आडम स्मिथ ने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी ऑन द नेचर ऑफ वेल्थ में बताया था। समझा क्या आपको? अब मुझे बताओ यार, टीचर्स को क्यों नहीं लेना चाहिए, टीचर्स तो क्रिएट करता है नेशनल, नेशन के पिलर्स को क्रिएट करता है एक टीचर, पता है आपको? तो ये चीजें होती है बच्चों, लेकिन है ना, उन्होंने नहीं बोल दिया, बोले हम नहीं करते, बोले ठीक है। डॉक्टर्स तो यार दुनिया को बचाता है यार, नई लाइफ देता है, और इंजीनियर तो जो क्रिएट करता है, देखो ताजमहल है आज हमारे पास, क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, चलो ठीक है। बाद में उन्होंने दिया फोर्थ नंबर का पॉइंट, इट टेक्स इनटू अकाउंट्स ओनली मटेरियल गुड्स। अब ये तो यार ऊपर ही पढ़ लिया हमने कि भैया इन्होंने बताया कि वो सिर्फ वही चीज ध्यान में लेते जो मटेरियल गुड्स है, नॉन मटेरियल गुड्स जैसा सर्विस नहीं लेते, चाहे फिर वो सर्विस डॉक्टर ने दिया होगा, एडवोकेट ने दिया होगा, टीचर ने दिया होगा, किसी ने भी दिया होगा, वो कंसिडर नहीं होती। एडम स्मिथ gave the greater importance to the wealth and take into consideration only material goods, non-material goods totally ignore, ऐसा उन्होंने बताया, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी बच्चों। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके डेफिनेशन की। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एग्रीगेट एम्फेसिस ऑन वेल्थ, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने के चांसेस है, मे बी एक्स एग्रीगेटिव भी बोल सकते हो उसको, ज्यादा ही भर, ठीक है, वो देख के मैं बता दूंगा आपको।
उसके बाद में दिया उन्होंने इंक्वायरी इनटू द क्रिएशंस ऑफ वेल्थ, उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी इनटू द क्रिएशंस ऑफ वेल्थ। थर्ड नंबर की है स्टडी ऑन द नेचर ऑफ वेल्थ। बाद में फोर्थ नंबर दिया टेक इनटू अकाउंट ओनली मटेरियल गुड्स, सिर्फ ये मटेरियल गुड्स के बारे में ही ज्यादा सोचते। तो ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आपको बता दूं ये 4 जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, नॉर्मली ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगी, ये इधर उधर से नेट पे से हम लोगों ने ली, कोई भी बुक्स में इनकी कैरेक्टरिस्टिक जल्दी दी हुई नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों क्या है, देखो एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बेटा जहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी तो लोग तो क्रिटिसिज्म्स करेंगे करेंगे, और वो क्रिटिसिज्म्स नीचे दे हुए। फिर क्या क्रिटिसिज्म्स है बच्चों वो, तो पहला उन्होंने देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते 8 मार्क के लिए, ये भी क्वेश्चन आया था दिसंबर में। तो क्या दिया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। भैया एडम स्मिथ का डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म्स क्या थी। द मेन क्रिटिसिज्म्स लिव्ड अगेंस्ट दिस डेफिनेशन आर एज अंडर, नीचे दी हुई है। पहली कौन सी डेफिनेशन है, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वेल्थ, ये तो हमने ऊपर ही देखा। उन्होंने बहुत ज्यादा मैन से ज्यादा यानी इंसान से ज्यादा किसको भर दिया बेटा, किस पे जोर दिया, किस पे इन्फ्लुएंस किया, वेल्थ। उनका मानना क्या था, क्या होना पैसा, क्या होना पैसा, इस पे गाने भी आए हुए आपने देखा होगा तो उनका मानना है कि वेल्थ है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, और इसमें मूवीज भी आई हुई थी, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, वो ठीक है। बट वेल्थ के ऊपर डेफिनेशंस आई हुई है, वेल्थ के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, एम्फेसिस। चलो ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या दिया, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वेल्थ, ये पहला क्रिटिस किया लोगों ने। अब वो उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था वर्ल्ड डेफिनेशन हैव गिवन ग्रेटर एंड अननेसेसरी एम्फेसिस ऑन वेल्थ। उन्होंने बताया भैया जो वेल्थ डेफिनेशन है इनकी, इसमें ज्यादा ध्यान, ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने, और अननेसेसरी, जिसपे इतना जोर नहीं देने की जरूरत है, ठीक है भैया आपने बता दिया वेल्थ इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी एम्फेसिस यानी भर देना, जोर देना ऑन वेल्थ। इन्होंने बताया कि उनके डेफिनेशन में उन्होंने अननेसेसरी, जितकी जितनी जरूरत नहीं थी उतना उन्होंने वेल्थ को हाईलाइट किया, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन हैव कंसीडर वेल्थ एज अ गोल और एन एंड, इनके मुताबिक उन्होंने बताया वेल्थ ही सब कुछ होता है, वेल्थ ही इंसान का गोल होता है, सब लोग आज जो भी कर रहे हैं सब वेल्थ के लिए कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना आया, और वेल्थ ही एंड है। अब एंड यानी वांट होता है यहाँ पे बट विद इन, जस्ट वेट गोल और एन एंड बट इन फैक्ट, लेकिन वो बोलते, अब देखो यहां तक उन्होंने बताया कि उनके डेफिनेशन में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने उनके डेफिनेशन में उन्होंने अननेसेसरी वेल्थ पे जोर दिया, उनके डेफिनेशन में उन्होंने बताया इंसान का गोल क्या होता है, वेल्थ, और वही उसका वांट होती है। बट इन फैक्ट, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन रियलिटी में क्या है, अर्निंग ऑफ वेल्थ इज नॉट गोल, पैसे कमाना ही सब कुछ होता है क्या बच्चों, नहीं। और एन एंड, वो वांट यानी जरूरत भी नहीं होती है, बट इट इज अ मींस, लेकिन वो एक साधन है, हमारा रिसोर्सेस है, समझा क्या। देखो यहाँ पे मतलब समझना चाहिए, गोल यानी एम होता है, एंड का मतलब यहाँ पे वांट हो गया, यहाँ पे मींस MEAN, मींस का मतलब अर्थ नहीं होता, यहाँ पे रिसोर्सेस होता बच्चों। तो उन्होंने बताया बट इन फैक्ट अर्निंग ऑफ वेल्थ इज नॉट अ गोल, पैसे कमाना ही उद्देश्य नहीं होता है। बहुत से लोग डॉक्टर इसलिए बनते हैं बच्चों क्योंकि उनको लोगों की सेवा करना होता है, बहुत से लोग टीचर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन पॉलिसी लाना रहता है, उनको अच्छा पढ़ाना होता है, वो कुछ एम होते हैं। पैसा तो कमाना सभी चाहते हैं, बट सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए वो काम कर रहा है ऐसा नहीं होता है। और बहुत से लोग इसलिए भी काम करते हैं बच्चों की, जो सर अभी किसी का एम है कि भैया मुझे आज मिलिट्री में जाना है, उनका एम होता है यार मिलिट्री में जाना, मजाक की बात नहीं होता है। तो वो लोग जा रहे हैं तो क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाते हैं क्या, अपने परिवार को, घरदार को छोड़ के जाते हैं बच्चों, मजाक की बात नहीं होता है जाना अपने परिवार को छोड़ के, कितने सालों तक मिलते नहीं है वो। तो ये सब चीजें उन्होंने बताया भैया सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते, किसका एम होता है, किसकी हॉबी होती है, किसका एक अलग एम्बिशंस होता है, सब चीजें होती है। तो उन्होंने बताया बट इन फैक्ट अर्निंग ऑफ वेल्थ इज नॉट अ गोल और एन एंड बट इट इज अ मीन, भैया पैसे कमाना एक गोल नहीं होता है इंसान का, बट वो पैसा एक माध्यम, एक साधन है। मैन सेटिस्फाइड हिज वांट एंड नीड विद द हेल्प ऑफ वेल्थ, क्योंकि इंसान अपनी जरूरतें और उसको जो भी इच्छाएं है वो पैसे से पूरी कर सकता, वेल्थ से, संपत्ति प्रॉपर्टी से ही पूरी कर सकता, और इसीलिए उसको वेल्थ कमाना है। लेकिन सिर्फ वेल्थ ही करना है नहीं, यानी भूखा रहेगा दिन भर, नहीं भाई 10 रुपए खर्चा होंगे मैं जमा करके रखता हूँ, फिर ऐसे से तो तबियत बिगड़ जाएंगी। नहीं, वो खाता भी, एंजॉय भी करता है, सब चीजें करता है, पैसे भी कमाता है, मेहनत भी करता है। बट आप बोलो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक मीन्स है, एक जरिया है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो नेसेसिटीज है उसको पूरा कर सकते हो।
तो ये पहला क्रिटिक्स था कि ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वेल्थ। अब सेकंड क्या किया लोगों ने, सेकंड क्रिटिसिज्म क्या उन्होंने, लोगों ने बताया कि भैया सेकंड क्या गलत हुआ आपके डेफिनेशन में, और उन्होंने बताया इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन, कि उन्होंने उनके डेफिनेशन में इमेजिन क्या किया कि भैया इंसान क्या है, इकोनॉमिक मैन यानी आर्थिक इंसान है। आर्थिक बोले तो जो पैसे वाला, बस रोबोट है वो पैसे वाला, उसको बोल दिया यहाँ पैसा टिंग 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 चले गया, यहाँ पैसा इधर चले गया, ऐसा उन्होंने कंसेप्ट में ध्यान में लाया कि इंसान जो करता पैसे के लिए करता, और इसलिए उसको इकोनॉमिक मैन बोले गया। It is criticized that Adam Smith had imagined about an economic man. उन्होंने जब अपनी डेफिनेशन लिखी होंगी या अपने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा होगा, वेल्थ के बारे में, तो उन्होंने ऐसा ध्यान में लेके चला कि इंसान जो है ये सब कुछ पैसे के लिए करता, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए करता, और इसलिए उसको इकोनॉमिक मैन बोले गया। अकॉर्डिंग टू हिम, और उनके मुताबिक, अ मैन वर्क एज हिज इनकरेज बाय वेल्थ एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि इंसान जो इनकरेज होता वो सिर्फ वेल्थ के वजह से होता। आपने टैक्सी नंबर 9211 पिक्चर देखा था, नाना पाटेकर गाड़ी चलाता, बच्चों जॉन इब्रान पीछे बैठता है ना, और जॉन इब्रान को कहते भी अर्जेंट बैंक का लॉकर ओपन करना होता है, और वो उसको बोलता मेरे को जल्दी लेके चल, जल्दी लेके चल, जल्दी लेके चल, और वो क्या करता, नाना पाटेकर को 100 रुपए 200 रुपए ऐसे सामने देता है, वो पीछे बैठा रहता है, ये सामने गाड़ी चलाता होता है, और वो पीछे से ऐसे देता है, वो देखता है और जोर जोर से स्पीड से चलाता है। बाद में वो बात अलग है, आगे एक्सीडेंट हो जाता है। तो एडम स्मिथ ने बताया, अकॉर्डिंग टू हिम मैन वर्क्स एज ही इज इनकरेजेस बाय वेल्थ एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि भैया सिर्फ इंसान काय के लिए काम करता है, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसे से वो इनकरेज भी होता है ना, और उसका इंटरेस्ट उसमें होता है, ऐसा उन्होंने बताया। बट दस, अब यहां से देखो क्या बताया, द सोशल वेलफेयर इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होता है क्योंकि उन्होंने बताया इंक्रीज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं खुद का इंटरेस्ट अगर उसका इंक्रीज हो रहा है, खुद का फायदा होता है, तो सोशल का फायदा होगा, ऐसा उन्होंने बताया। बट लेकिन इट इज अ रॉन्ग थिंकिंग, उन्होंने जो सोचा वो गलत सोचा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अ रियल मैन इज ऑल्सो इनकरेज बाय अदर फीलिंग एंड इमोशन। बट ऑब्वियसली यार इंसान को फीलिंग होती है, सिर्फ पैसे से काम होता है क्या? नहीं, देखो बड़ा, हमारे आजू बाजू में, हमारे नेबर में अगर एक आधी आंटी या अंकल अगर रहते होंगे और उनको हमसे कुछ काम है, कितने प्यार से बात करते हैं, ए बेटा इधर आ, मेरा इतना काम कर देना, मुझे ना वो शॉप से थोड़ा सा कुछ ला के देना। हम बोलते ठीक है आंटी, मैं ला के देता हूँ। हम बोलते हैं कितने प्यार से बात कर दे, वही आप कुछ मांगो तो उनके यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे है, बंद है, हमारे यहाँ तो आता ही नहीं, न्यूज़पेपर ही मांगने जाओ, भैया न्यूज़पेपर नहीं आता हमारे यहाँ पे। कभी किसी को कुछ से कैसे काम रहा तो फीलिंग से भी तो हम यार करके देते। कोई अगर एक आधा छोटा बच्चा बोल रहा भैया मुझे एक चॉकलेट दिला दो यार, तो हम दिला नहीं देंगे, दिला के देंगे, क्योंकि फीलिंग भी कुछ होती है ना, इमोशंस भी कुछ होते हैं। और आपको पता है, इमोशन का एग्जांपल नहीं दूंगा मैं आपको, लेकिन अगर आपको किसी ने बोल दिया एक्सक्यूज मी प्लीज मुझे आपके पास का रजिस्टर चाहिए था, है ना, आप फर्स्ट ईयर में अकाउंट का रजिस्टर आपका कंप्लीट हुआ, रेखा ने बोल दिया कि एक्सक्यूज मी आपका रजिस्टर मुझे चाहिए था, तो आप कैसे विद इन सेकंड देते, तो अरे ये लो रजिस्टर। वो क्या पैसे देती है क्या फिर सामने वाली, भैया मुझे रजिस्टर दे, मैं 10 रुपए दूंगी आज के, आप फिर 10 रुपए के लिए रजिस्टर देते हो क्या? नहीं देते हो, किसी ने प्यार से मिला इसलिए दिया, समझा? तो वो बताया कि अदर इकोनॉमिक्स बोलते हैं भैया रियल मैन इज ऑल्सो इनकरेज बाय अदर फीलिंग एंड इमोशंस। इंसान को इमोशन भी होते हैं, फीलिंग भी होती है। चलो, बाद में थर्ड उनका जो क्रिटिक्स करे हुआ है बच्चों, वो है नैरो एंड लिमिटेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स को बताया ये वेल्थ पूर्ति बताया, लेकिन इकोनॉमिक्स उसके बियॉन्ड है, उसके बाहर है, उसके पलीकडे है। बट त्यांनी जे सांगितलं ते काय सांगितलं बच्चों, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इकोनॉमिक्स एज अ वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन, बस, बाकी कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने जो उनका स्कोप बताया इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ही संकुचित बताया, बहुत ही कम बताया, नैरो बताया, लिमिटेड बताया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब उसमें उन्होंने क्या दिया, These definitions have made the scope of economics very narrow and limited। उन्होंने बताया ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये बहुत ही, इसका जो स्कोप है ये नैरो है, लिमिटेड है। नैरो बोले तो जो उसका दृष्टिकोण है देखने का, सिर्फ वेल्थ पूर्ति है। लिमिटेड बोले तो ये बाकी जगह इन्होंने यूज ही नहीं किया इकोनॉमिक्स, सिर्फ वेल्थ पूर्ति किया। इट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन, क्योंकि उनके डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स विल स्टडी द एफर्ट्स ऑफ ओनली दोज पर्सन, कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ वही इंसान का स्टडी करते हैं who are related with the production and consumption of a wealth of a physical things। मैंने बताया था नॉन मटेरियल को ये नहीं सोचते, सिर्फ मटेरियल थिंग को सोचते। दूसरा उन्होंने बताया कि जो वेल्थ क्रिएट करता है, जो कमाता है, प्रोडक्शन करता है, क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे से पैसा कमाता है, वही इंसान की स्टडी ये करते, इसलिए इन्होंने इकोनॉमिक मैन बोला। बट आगे क्या दिया, this is the reason that wealth definition of economics were given up at the end of the 19th century। यही कारण से उनकी डेफिनेशन को जो वाव था, जो पॉपुलरिटी थी, ये 1900 सेंचुरी तक की थी, उसके बाद में उनके डेफिनेशन को लोग ज्यादा नहीं मानते, ये कारण था।
मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज सब में अच्छी डेफिनेशन किसकी बोली जाती है, रॉबिन्स की। तो ये कारण था क्योंकि इन्होंने, इनका जो स्कोप था वो सिर्फ वेल्थ को लेके था बच्चों। तो इस तरह से आज हमने किनकी डेफिनेशन देखी बच्चों, आज हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखी। उनकी डेफिनेशन काय पे बेस्ड थी, वेल्थ पे डेफिनेशन थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ को बोले जाता है। हमने उनका फोटो भी देखा कि वो कैसे दिखते हैं। और आज हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो हमारा आज क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसका कंप्लीट हुआ बच्चों, वर्ल्ड डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, है ना। कल हम देखेंगे वेलफेयर डेफिनेशन जो किन्होंने दी थी, मार्शल ने, और अल्फ्रेड मार्शल का मानना क्या है, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।